नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए, अब हम लोग क्लास 10th, जी हाँ, एनसीईआरटी साइंस का जो भी सीरीज मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, इसमें अब मैं पहुंच गया हूँ क्लास 10th में। क्लास 9th के 13 वीडियो आपको उपलब्ध कराया हूँ बिल्कुल डिटेल में। कथन वाले भी प्रश्न रखा हूँ, अगर उनको नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप 10th क्लास का पढ़ेंगे तो अगर 9th का नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको अधूरा अधूरा सा लगेगा। इसलिए क्लास 10th का पढ़ने से पूर्व आपको क्लास 9th का सब पढ़ लेना होगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर 9th और 10th एनसीईआरटी साइंस करके जाते हैं आप एग्जाम में, मेंस में, तो ये मान के चलिए कि आप सबसे बेहतर फील करेंगे परीक्षा हॉल में, सबसे बेहतर। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आप करके आएंगे ना, जो अगर नहीं पढ़ते एनसीईआरटी तो कभी सोचते भी नहीं कि ये प्रश्न आप कर लेते। तो चलिए, आज क्लास 10th का ये पार्ट पहला रहेगा। पार्ट पहला क्यों मैं कह रहा हूं? पार्ट वन का पार्ट वन दोनों चीज ध्यान रखिएगा। पार्ट वन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें कुछ समीकरण भी अब संतुलित करने के लिए आपको मिलेगा। रसायन में जब आप पढ़ोगे तो समीकरण भी आपको संतुलित करने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में समीकरण संतुलित करने के लिए था, तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें केवल और केवल समीकरण संतुलित के लिए आएगा। तो दोनों को अलग अलग मैं इसलिए रखा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और समझने में आपको आसानी हो, चीजों को सीख सकें अच्छे से। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं समीकरण नहीं कर पाता हूं संतुलित, तो धैर्य रखिए, बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा जो आप संतुलित भी कर लेंगे जटिल से जटिल समीकरणों को। नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला क्या है, आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ये लंबा लंबा होगा ना, कथन वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए, पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। अच्छा, क्या ये सही है? यही आपको चूज करना है कि ऐसा होता है क्या, रासायनिक जब क्रिया होती है तो एक तत्व का परमाणु दूसरे में बदल जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि कथन बिल्कुल सही है, एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन देखता हूं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। यह भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई भी परमाणु ना बाहर जाएगा और ना बाहरी परमाणु मिश्रण में आएगा, ये भी नहीं होता है। तो दोनों कथन जो है वो भी सही है। अच्छा, 3 कथन है, तीसरा कथन देखना पड़ेगा। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे पहला कथन क्या था? पहला कथन अगर आपको याद है तो पहला कथन था कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में नहीं बदलता है। तो बदलता नहीं है, होता क्या है, ध्यान रखिएगा। परमाणुओं के आपसी आबंध टूटता है और नया जोड़ता है। आपस वाला ही जो रहेगा उसका टूटेगा और जुड़ेगा। बाहरी भी कोई नहीं आएगा, बाहरी भी कोई नहीं आएगा और दूसरे तत्व का परमाणु में भी नहीं बदलेगा, टूटेगा और जुड़ेगा, ये होता है। तो कथन यहां पर तीसरा भी आपका सही है। एक जो कथन है उसको एकदम एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां क्या देखा आपने कि तीनों कथन सही, यानी कि कथन 1, कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही हैं। आइए दूसरा सवाल। चलिए, अच्छा, 3-3 कथन वाला आ गया है ना, बहुत ज्यादा जटिल हो गया है ये प्रश्न, लेकिन करना है तब भी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बिल्कुल करेंगे विचार। क्या विचार करना है? विचार हमें यह करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, आपने घर में चूना देखा होगा, तो चूना को अगर पानी में डालिए, तो चूना को पानी में डालिए तो वो आप देखेंगे कि उसमें उबाल शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद वह फिर गीला चूना बन जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब क्या समझ रहे हैं? चूना है, उसको जल डालिएगा तो वो बुझ जाएगा। यही बात है ना, सीधी सी बात है, बस यही समझना है आपको।
तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके, जल में आप डालिए चूना, देखिएगा तुरंत ही अभिक्रिया शुरू हो जाएगा और बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो कथन कहेंगे सर एक तो समझ में आ गया, यानी कि कथन एक तो सही है सर। दूसरा कथन देखता हूं मैं, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है? कहेंगे सर ये तो नहीं पता है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा। वियोजन अभिक्रिया नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो कथन 2 आपका गलत है। अब आपके मन में आया होगा कि सर संयोजन अभिक्रिया क्या है, जरा बता दिए होते तो मजा आ जाता। तो आगे के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं रखा हूं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हर एक पॉइंट, हर एक डाउट को आपका मैं क्लियर करूंगा। और हाँ, एक चीज मैं फिर बता दूं, जो भी लोग नए हैं, जो पीडीएफ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, देखिए इतने जटिल जटिल प्रश्न हैं, अगर आप पीडीएफ रखेंगे ना तो एक बार वीडियो देखें, फिर उसके बाद पीडीएफ से उसको रिवीजन कर लें, तो एकदम समझिए कि वो आपका हो जाएगा। और पीडीएफ अगर आपके पास रहता है तो पीडीएफ को आप प्रिंट करा लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में भाग लेते हो जहां साइंस पूछा जाता है, तो उसके लिए आप पढ़ के और जाइएगा, एकदम आपका छूटने वाला नहीं है प्रश्न। आइए इसका तीसरा कथन पढ़िए। 2 कथन तो देख लिया, पहला आपने देखा कि सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, यह एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। ये बताएं आप, ये बताएं, जब आप चूने को पानी में मिलाते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि बहुत ही गर्म हो जाता है। ये चूने का पानी आप देखेंगे तुरंत हीट हो जाता है, गर्मी निकलना शुरू होगा। तो भाई जब गर्मी निकल रहा है तो उष्मा का शोषण नहीं कर रहा है, वो उष्मा निकाल रहा है, यानी कि उष्मा क्षेपी है। क्या है? उष्मा क्षेपी है। तो यहां आप देखेंगे कि कथन केवल और केवल जो है वह एक सही हो जाएगा। कथन कौन सा सही होगा? कथन एक सही है, केवल और केवल कथन एक सही है। तो ध्यान रखिएगा, कथन केवल एक सही है। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे सवाल पर। तो कथन एक केवल इसका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार करना है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा फेरिस ऑक्साइड में बदल जाता है। कथन कह रहा है कि फेरस अगर सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। कथन एक यहां पर सही है, कथन एक यहां पर सही है। कथन 2, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आपको मैं संयोजन और वियोजन दोनों चीजें जो है वो क्लियर करा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर देखिए, जब आप चूना, ठीक है, चूना और पानी को मिला रहे थे तो एक बन रहा था, दो चीजों को मिलाए आप तो क्या बना? 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना, यानी कि बूझा हुआ चूना। तो जब 2 जुड़ के एक बने तो क्या कहेंगे कि ये तो संयोजन हुआ है। संयोजन हुआ है, कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो चूना में आपने देखा कि चूना डाले, पानी डाले तो बन गया क्या? बूझा हुआ चूना। तो उस समय संयोजन था। बट यहां क्या कह रहा है भाई? यहां कह रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो देखिए गर्म करें हम लोग तो ये टूटा, एक हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड। तो यहां संयोजन ना होकर के यहां टूटना यानी कि वियोजन हो रहा है। मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे, यहां टूट रहा है तो वियोजन। जबकि कथन दूसरा कह रहा है कि यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं एक चीज बता दूं, इन क्वेश्चन को आप करेंगे ना तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ दूसरा चीज पूछ देगा तो एकदम धैर्य बनाइए। ये एनसीईआरटी से उठाया गया है मेरे भाई डाटा भी बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है एग्जाम में, भरोसा रखें, डाटा तक सेम मिलेगा एकदम। आप आंख बंद करके भरोसा करिए आप पाठशाला भी के पर, या आप अपने हाथ में एनसीईआरटी किताब रखिए। मैं एक एक पॉइंट उदाहरण तक उठा करके आपको ये कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी किताब कभी पढ़े होंगे तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो कथन एक सही होगा, 2 गलत होगा। तो यहां पर देखेंगे कथन एक केवल सही है। ठीक है, चलिए
हाँ, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। देखिए, वियोजन जैसे ही नाम आया तो आपको समझना है कि टूटेगा। यहां क्या कह रहा है कि अगर उष्मा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो इसका वियोजन होगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाएगा, और ये वियोजन अभिक्रिया अलग हो रहा है ना दोनों, तो ये कहेंगे हाँ सर ये तो वियोजन है सर, अब अच्छे से समझ में आने लगा है। समझ आ गया? तो एक कथन तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन की ओर बढ़ता हूं मैं। यह उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। तो जी हां, यहां पर आपको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये है, बिल्कुल उदाहरण है। यहां पर आपने देखा कि वियोजन हुआ है, निकला है, अलग हुआ है, टूटा है, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। और इसके साथ ही इसको आप उष्मा दे रहे हैं, यहां तो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि भाई उष्मा दे करके गर्म करेंगे, तो उष्मा देने से वो टूटा है, ये उष्मीय वियोजन है। तो दोनों कथन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? दोनों कथन सही होगा। उष्मा के द्वारा जब भी वियोजन किया जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि उष्मीय वियोजन कहलाएगा। चलिए आइए अगला सवाल, पांचवा। यही प्रश्न पूछा था, यही प्रश्न का जो मैं करा रहा हूं ना, यही प्रश्न पूछा था आपका 1799 में। कहेंगे आप लोग कि ये प्रश्न तो नहीं था सर। बिल्कुल था। अगर आपने समीकरण देखा होगा इसका, तो पूछा था ना आपसे PbNO3 PbNO3 है ना कि होल 2, ठीक है, फिर आपको खाली स्थान था, भरना क्या था 1 2 ऐसे करके, जो भी है 2 2 4 ऐसे करके एक ऑप्शन में रहा होगा, वो वाला सही करना था आपको। तो ये प्रश्न पूछा था, लेकिन इसका समीकरण भी कराऊंगा, जो भी आपको बता रहा हूं तोड़ना जोड़ना सब समीकरण भी कराऊंगा, परेशान ना होइए। आइए, लेड नाइट्रेट के चूर्ण का तापन करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है, वह भूरे रंग का धुआं क्या है? भूरे रंग का धुआं, तो लेड नाइट्रोजन को तोड़ रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सीधा एकदम याद रखना है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ सर, बी सही हो जाएगा। आइए ध्यान रखिएगा, जल का विद्युत अपघटन अगर आप कराते हो, जल का क्या कराते हो? विद्युत अपघटन कराते हो, तो क्या कह रहा है? तो कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? कैथोड पर, देखिए एनोड पर ऑक्सीजन, तो कैथोड पर हाइड्रोजन, सीधा सा बात है। एनोड पर ऑक्सीजन तो कैथोड पर हाइड्रोजन। कहेंगे हाँ सर समझ गया। एकदम याद रखना है भैया, एकदम याद रखना है, एनोड ऑक्सीजन, कैथोड हाइड्रोजन। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, विकल्प हो जाएगा बी यहां पर सही ऑप्शन। 2 पॉइंट और याद रखना है, एनोड जो होगा वो धनात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक, एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड और कैथोड ऋणात्मक, तो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए आइए अगला सवाल। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में बदल जाना। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो मैं बताया कि जब टूट रहा है तो किसका हो जाएगा? कहेंगे सर ये तो वियोजन का हो जाएगा। समझ गया बहुत अच्छे से, तो सीधा सा आंसर आपको कर देना है कि यह वियोजन किसका है? वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जब टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, चाहे वो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ली जाए या विद्युत ऊर्जा से ली जाए या गर्म करके, तो जब ऊष्मा लेके टूटे तो बताएंगे ऊष्मा शोषी वियोजन भी कह सकते हो इसको। और जब चूना वाला में देख रहा था कि ऊष्मा लेना नहीं पड़ा, जबकि ऊष्मा वो निकल गया तो ऊष्मा क्षेपी हो गया था वो। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हथेली पर लेते हैं और हथेली पर ले करके कांच की छड़ से मिलाइए,
जी हाँ, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों पर बहुत अधिक ठंडक होगी। क्या होगी? बहुत अधिक ठंडक उत्पन्न होगी और इसका तापमान बहुत कम जाता है। तो जब आप देख रहे हैं कि ठंडक हो रहा है, यानी कि बाहरी ऊष्मा को वो खींच लिया, जितनी भी ऊष्माएं थी वो ऊष्मा को खींचा। तो जब ऊष्मा को खींचे तब होगा ऊष्मा शोषी, है ना? ऊष्मा को खींचा है, ठंडक उत्पन्न हुई है, ऊष्मा शोषी। और वहीं अगर गर्म होता, ऊष्मा निकलता तो ऊष्मा क्षेपी हो जाता। कॉपर सल्फेट का रंग होता है, तो कानी आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट और नीला, बस कानी, तो ये सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये प्रश्न पूछा गया था 1799 प्रारंभिक में। कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? हटा देता है। तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा, अलग कर देगा। एक चीज आपको अगर याद होगा, अगर आपने अभिक्रियाशील धातुओं का क्रम देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो कथन 2 है ना उसी पर आधारित है। तो कथन 1 आपने देखा सही है। अब देखिए, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन सल्फेट में बदल देती है। अभी बताया कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वालों को उसके यौगिक से अलग कर देगा। तो लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से, है कि नहीं? अब कॉपर सल्फेट का विलयन है तो भाई अधिक क्रियाशील वाला तो अलग कर ही देगा। तो दोनों कथन यहां पर आप देखेंगे कि सही होता नजर आएगा। तो कथन सी यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला सवाल। हाँ, कह रहा है दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को मिलाने पर अघुलनशील ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को अगर आप मिलाते हो तो एक अघुलनशील ठोस बनती है। यह प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सीधा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इधर उधर आप पढ़ते रहेंगे, नीली किताब, पीली किताब, टॉनिक, रामबाण और ये आयुर्वेद और तायुर्वेद, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भरोसा रखिए, आप पढ़ जाएंगे फेर में, अगर आप यही प्रोसेस में रहे तो ध्यान रखिएगा। यह अवक्षेपण क्या कहता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जब आप द्वि विस्थापन प्रक्रिया पढ़ोगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो यह आपको देखने को मिलेगा, उसी में मिलेगा आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेप या अवक्षेपण, तो ये ध्यान रखना है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया में भी आता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनने की प्रक्रिया। दो यौगिक के आदान प्रदान से दो नया यौगिक बनेगा। तो जब दो दो की बात हो रही है तो आप द्विविस्थापन करिएगा। दो यौगिक के आयन के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनते हैं, तो ये कब बनते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? चलिए आइए देखिए, ये जो 13वां प्रश्न है ना, ये सब आप अगर एनसीईआरटी किताब होगा तो खोल के देखिएगा। ये सब प्रश्न आपको कोई कराएगा नहीं, जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा होगा वो भी नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि ये सब उदाहरण में से मैं प्रश्न उठाया हूं, वहां जहां लोग छोड़ते हैं वहां आपका मैं पहुंचा रहता हूं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएगा। चीनी के बर्तन, चीनी के बर्तन नहीं, चीनी, चाइना, चाइना डिश। आप क्रियाकलाप देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास होगा तो उसमें देखिएगा, क्रियाकलाप 1.11 में इस उदाहरण को दिया गया है, चाइना डिश, है ना। तो चीनी यानी चाइना डिश में आप कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, चीनी मतलब जो डिश है वो चीनी खाने वाला चीनी नहीं भाई, चाइना की बात कर रहा हूं। तो चीनी बर्तन में कॉपर के चूर्ण को आप गर्म करते हैं तो उस पर देखिएगा कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत चढ़ जाएगी। काली क्या चढ़ जाएगी? परत चढ़ जाएगी। यह किसका उदाहरण है? अब मैं इसके ऑप्शन पर आता हूं, ध्यान रखिएगा।
वह किसका उदाहरण है? तो अच्छा देखिए, यहां पर आपको अभिक्रिया भी दिया गया है, अभिक्रिया भी दिया गया है 2Cu प्लस O2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपका बन रहा है। यहां पर देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इनमें देखिए ये दोनों में एक हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का हुआ है क्या? अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना? अलग नहीं हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़े, इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको बता दूंगा ना कि भूलेंगे नहीं। जब भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ के देखिए यहाँ जो आखिरी उत्पाद बना है उसमें ऑक्सीजन अलग नहीं बल्कि एक है ना? यहाँ भले अलग था, यहाँ कॉपर अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों जुड़ गया। तो जब जुड़ जाए ना मेरे भाई, तो ऑक्सीजन का अपचयन ना बल्कि उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन नहीं उपचयन। अंग्रेजी इसीलिए मैं लिख दिया हूं ऑक्सीडेशन, ठीक है? यहां उपचयन हुआ है। और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, जैसे अगर कोई अभी ये उत्पाद है, इसको अगर तोड़ते आप गर्म करके या कैसे भी, तो तोड़ते तो अलग अलग हो जाता, तो अलग होता तो वहां अपचयन होता। यहां उप हो रहा है, वहां अप होता। दोनों को ध्यान रखना है। आइए देखिए, अपचयन का अंग्रेजी वाला से पकड़ना होगा, अपचयन का ऑक्सीडेशन, और अलग हो तो रिडक्शन, अलग हो तो रिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा। और ये दोनों मिलके रेडॉक्स बन जाता है। जब ये इस अभिक्रिया से होता है ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया, वो भी आगे हम कराएंगे। आइए चलिए, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना, यह उदाहरण है किसका? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो टूट रहा है, ऑक्सीजन तो यहां पर अलग हो गया। सीधा यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था कि यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन अलग हो गया। तो कहेंगे कि हाँ सर, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हम बताएंगे उपचयन, ऑक्सीडेशन। अलग हो रहा है तो क्या बताएंगे? रिडक्शन। कितने अच्छे से आप चीजों को समझ पाए। ऐसे अगर एग्जाम में ये प्रश्न दे दे तो बच्चे कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या कैसा पूछा है, सिलेबस से बाहर चला गया है, ये वो बहुत तरह की बातें। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ तो बिल्कुल आसानी से कर ले रहे हैं। हालांकि जब मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आपको करा दे रहा हूं तो इसलिए बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अगर आप किताब से पढ़ने जाओगे ना तो भाई सर पकड़ लेता है बच्चा। इसीलिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं लोग। इतना जटिल प्रोसेस आपको लगेगा ये पढ़ना, इतना लेंदी टाइप का ना। हालांकि बार बार जब पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको अच्छे से समझा देना तो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो भाई यहाँ देख रहे हो कि अलग हो रहा है ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन पर आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन पर ध्यान रखना। ऑक्सीजन अलग हुआ तो कहेंगे कि ऑक्सीजन अलग हुआ। चलिए, ऑक्सीजन अलग हुआ यानी कि हो गया क्या? अपचयन। ठीक है, ध्यान रखना है अपचयन। तो यहाँ अपचयन की अभिक्रिया आपको देखने को मिल गई है। आइए आगे चलते हैं, निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस CO बन रहा है। अब यहां पर देखिए ZNO, जिंक ऑक्साइड से ये टूट गया ना, ऑक्सीजन अलग हो गया, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो आप कहेंगे कि सर अलग अगर पूछेगा तो अपचयन बता देंगे, लेकिन मेरे भाई यहाँ अपचयन ऑप्शन है ही नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से किस अभिक्रिया का, कौन सा अभिक्रिया उपचयित हुआ है? मतलब उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन। उपचयन में जुड़ना, उपचयन में जुड़ना कह रहा है। तो कौन सा जुड़ा है? तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? बताइए किसके साथ जुड़ रहा है? ये ऑक्सीजन था जिंक के साथ, किसके साथ आ गया है? तो कहेंगे सर C, कार्बन के साथ आ गया है। तो बस लगा देना है आंसर C। क्या किसके साथ जुड़ा है? ध्यान समझिएगा, यहां पर किसका उपचयन हुआ है? तो कहेंगे ऑक्सीजन, जिसके साथ जुड़ा है उसी का उपचयन होगा ना। और किसका अपचयन हुआ? तो अपचयन कहेगा तो जिंक ऑक्साइड को टूटा, लेकिन उपचयित पूछ रहा है यहां, तो उपचयित जो होगा वो होगा C, कार्बन का, CO का नहीं। CO तो उत्पाद लास्ट में बना है उसका ना, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अपचयित होता है, अपचयित हुआ है? अपचयित का मतलब कि क्या? ये टूटा होगा। तो किसका टूटा है? तो जिंक ऑक्साइड ही तो टूटा था।
ZNO ऑक्सीजन कहां से अलग हुआ था? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ZNO जिंक ऑक्साइड से ही टूटा था ऑक्सीजन। तो अपचयित पूछे, अपचयित 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 है ना, तो अपचयित किसका होगा? तो ZNO का होगा। ठीक है, चले आगे। आइए, हाँ मैं मानता हूं कि जटिल है, लेकिन क्या करना है भैया, दवाई कड़वा ही होता है मेरे भाई। निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, फिर ये उत्पाद जो बन रहा है टूट करके टूट रहा है, फिर MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, इनमें इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व अपचयित, अपचयित का मतलब कि ऑक्सीजन टूट रहा होगा, सीधी सी बात, अपचयित हो रहा है। तो देखिए Mn से टूटा है O2 टूटा है ना, बस Mn से टूटा है तो किसका होगा? MnO2। सीधा आंसर, आप कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लाइन देखना है कि किससे टूटा है और ऑक्सीजन किस में जुड़ा है, जुड़ा किस में, टूटा किस में, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, भाई इतने आपको ध्यान देना, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, उपचयन हुआ सर, ऑक्सीडेशन हुआ सीधा, या हाइड्रोजन का ह्रास भी अगर रहे, ध्यान समझिएगा, अगर ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन टूट के जा रहा है तो वो अपचयन होगा, तो ध्यान रखिएगा। और उल्टा इसका होगा, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा, तो दोनों ध्यान रखिएगा। 19वां, मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में, देखिए ये दो जुड़ करके एक बना है, दो जुड़ करके एक बना है। जो प्रोसेस आप देख रहे थे चूना और पानी वाला में, यहां पर वैसा ही प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, दो जुड़ करके क्या बना है? एक बना है। तो यह क्या होगा? यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो अपचयन नहीं उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन के पश्चात कौन सा पदार्थ बनता है? तो बता ही दिया कि कौन सा पदार्थ बनता है भाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताया ना, ये तो खुद ही बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये देखिए क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए, अब जो प्रश्न मिलेंगे वो थोड़े सामान्य स्तर के मिलेंगे। मैग्नीशियम रिबन का दहन किस ज्वाला? तो नीली ज्वाला, अभी कैसी ज्वाला? नीली की श्वेत, ध्यान रखिएगा, तो बताए श्वेत ज्वाला, नीली नहीं। अभी अगर भूल रहे होंगे तो मैग्नीशियम पूछेगा, सीधा एग्जाम में पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किस ज्वाला के साथ होता है? तो श्वेत ज्वाला, नीली नहीं मेरे भाई। चलिए, जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो जस्ते पर अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे, मैग्नीशियम के वायु में जलने के समीकरण को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस O2, ठीक है, बराबर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही बनेगा ना। तो ये और ये आप देखेंगे कि संतुलित नहीं है, ये और ये, यहां पर ऑक्सीजन दो है, यहां एक ही है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, जब दोनों समीकरण संतुलित ना हो तो उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली। तो ये कंकाली का उदाहरण होगा। आइए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी रहती है? तो ये तो समान रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 24 का हो जाएगा, समान रहती है। हीट एंड ट्रायल विधि, तो संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी हाइड्रोजन उसमें मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक, संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3, CaCO3 संगमरमर। चलिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जब दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं तो संयोजन कहलाएगा, संयोजन। अगला 29वां, जिन अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा निकल रहा है, तो बताएंगे उष्मा निकल रहा है ना, तो निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी होगा, और उष्मा अगर आता तो उष्मा शोषी होता। तो जैसे चूना वाला में देखे थे, निकला था उष्मा क्षेपी। श्वसन किस प्रकार? अगर आप श्वसन करते हैं तो देखिए वहां भी आपको गर्म सांस निकलेगा, यानी उष्मा क्षेपी ये भी हो जाएगा। सब्जियों को सड़ाकर कंपोस्ट बनाना किसका उदाहरण है? अगर आप सब्जियों को सड़ा करके कंपोस्ट बनाते हैं, ये भी उष्मा क्षेपी का ही उदाहरण हो जाएगा।
जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूटकर दो अधिक उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? जब टूट जाए तो मैं बताया था वियोजन होता है। कहेंगे ये सब तो सर मैं किया हुआ हूं। बिना बुझा हुआ चूना, जी हाँ, बिना बुझा मतलब कि उसमें पानी नहीं मिलाए हैं, तो पानी नहीं मिलाए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, नहीं मिलाए हैं, बिना बुझा है, अभी बुझा नहीं है, पानी मिलाएंगे तब बुझेगा ना, तो अभी बुझा नहीं है तो ऑक्साइड है। प्रकाश में श्वेत सिल्वर का रंग बदल जाता है, ये सब तो मैं उदाहरण के रूप में करा ही दिया हूं। तो प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलने का कारण है सिल्वर और क्लोरीन में टूटना यानी वियोजन। ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जब ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन घटा, ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे, दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। आइए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घटना या ऑक्सीजन का ह्रास, तो ह्रास हो तो अपचयन। आइए, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो और दूसरे पदार्थ का उपचयन हो, एक का अपचयन हो और दूसरे का उपचयन हो, तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। मैं शुरुआत में ही बताया था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों मिलकर रेडॉक्स बन जाता है। चलिए आइए, बस अब थोड़े ही प्रश्न हैं। चांदी पर काली परत तथा हरे तांबे पर हरी परत, ये बन जाता है। आगे पढ़ेंगे क्यों बनता है, किसका होता है, ये सभी प्रश्न पूछता है, तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत बनना, यह संक्षारण का उदाहरण है। किसका? संक्षारण का। चलिए, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा करके कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में, ये प्रश्न मैं छोड़ दूं क्या आप लोगों के लिए? तो चलिए, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और आपको मैं विकल्प दे देता हूं। विकल्प बी और डी में ही एक आंसर है। मैं इस प्रश्न को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मैं ये देखूं कि यहां तक कौन कौन बच्चा देखा है और कितने कमेंट्स आते हैं। जरा कमेंट कर दीजिएगा, बी या डी कमेंट आपको करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th चैप्टर 1 समाप्त हुआ। मजा ही आ गया होगा। देखिए, जो पढ़ने वाला है, जो रिजल्ट लाएगा उसको मजा आएगा, और जो खाली टाइम पास कर रहा होगा, हालांकि अगर प्रारंभिक परीक्षा जो पास करेगा वो टाइम पास करने वाला विद्यार्थी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट कोई ऐसे ही अगर देखने आया होगा तो उसको तो बड़ा लेंदी लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी है बाबू, हल्के में मत लेना, ठीक ना, इसको अच्छे से पढ़ना। और हाँ, फिर एक बार बता दूं, अगर मन में इच्छा हो रही हो कि पीडीएफ ले लें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर आइए, वहां डिटेल में बता दिया गया है कैसे मिलेगा आपको पीडीएफ। फटाफट कमेंट भी करिए और जुड़िए जरूर। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।